हेलो डियर स्टूडेंट्स, आरएस यूपी बोर्ड एग्ज़ाम यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत है। आज की क्लास में हम लेकर आए हैं कक्षा 12 के सब्जेक्ट केमिस्ट्री मतलब रसायन विज्ञान के चैप्टर नंबर 3 जो कि आपका है वैद्युत रसायन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक मानक इलेक्ट्रोड विभव, क्योंकि इसकी डिफिनेशन आपके यूपी बोर्ड एग्ज़ाम में हमेशा पूछी जाती है। तो देखते हैं कि मानक इलेक्ट्रोड विभव क्या होता है। तो मानक इलेक्ट्रोड विभव स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, तो इसकी मेन डिफिनेशन तुमको इतनी याद रखनी कि 25 डिग्री सेंटीग्रेड ताप या 298 केल्विन ताप पर, मतलब कि जो तुम्हारा टेम्परेचर है वो 25 डिग्री सेंटीग्रेड का हो या 298 केल्विन का हो। तो 25 डिग्री सेंटीग्रेड ताप या 298 केल्विन ताप पर जब किसी धातु की क्षण को उसके किसी लवण के 1 मोल सांद्रता वाले विलयन में डुबोया जाता है तो धातु की क्षण और विलयन के मध्य जो विभवांतर उत्पन्न होता है उसे उस धातु का मानक इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। तो जैसे हमने आपको इलेक्ट्रोड विभव की डिफिनेशन बताई थी, उसी प्रकार आपको मानक इलेक्ट्रोड विभव की भी डिफिनेशन याद करनी है। बस यहाँ पे इतना शब्द जोड़ देना है कि 25 डिग्री सेंटीग्रेड ताप या 298 केल्विन ताप पर। तो ये डिफिनेशन हमको लगता है कि आपको याद हो गई होगी कि जब किसी धातु की क्षण को उसके किसी लवण के 1 मोल सांद्रता वाले विलयन में डुबोया जाता है तो जो धातु की क्षण है और विलयन के मध्य एक विभवांतर उत्पन्न हो जाता है जिसे उस धातु का मानक इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। तो ये हो गई आपकी मानक इलेक्ट्रोड विभव की डिफिनेशन। अब देख लेते हैं कि इसको दिखाते कैसे हैं। तो मानक इलेक्ट्रोड विभव को E0 से दिखाते हैं या प्रदर्शित किया जाता है, क्योंकि वहाँ पे हमने इलेक्ट्रोड विभव को केवल E से दिखाया था, यहाँ पे 0 नहीं था। तो मानक इलेक्ट्रोड विभव को स्टैंडर्ड रूप देने के लिए E0 से दिखाते हैं। अब देख लेते हैं इसका एग्जाम्पल। तो आपका एग्जाम्पल कह रहा है, तो एग्जाम्पल में कह रहा है 25 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर जब कॉपर धातु की क्षण को, मतलब धातु किसकी, कॉपर की धातु है, 25 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर जब कॉपर धातु की क्षण को 1 मोल सांद्रता वाले कॉपर सल्फेट, क्योंकि कॉपर धातु है तो कॉपर सल्फेट का विलयन होगा, क्योंकि यहाँ तुम्हारे परिभाषा में कहा गया ना उसी धातु के विलयन में, और धातु वही है उसी धातु को विलयन, तो धातु है कॉपर धातु और विलयन है कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबोने पर कॉपर धातु, जो कॉपर तुम्हारी धातु है तथा जो कॉपर सल्फेट की आयन होगी Cu2+ आयनों के मध्य जो विभवांतर उत्पन्न होता है उसे कॉपर का मानक इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। यहाँ Cu है कॉपर का तुम्हारा संकेत, Cu का इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। इसमें कॉपर की क्षण विलयन के सापेक्ष धनावेशित हो जाती है। जो कॉपर की क्षण है वो विलयन के सापेक्ष धनावेशित हो जाती है। अब इसका आपको फिगर भी बना देना है। आपको जब पेपर में इसकी डिफिनेशन आए तो ये आपको ये फिगर बना देना है। एक ये पाथ हो गया, इसमें हमने एक कॉपर की एक क्षण को डाल दिया है और इसमें एक कॉपर सल्फेट का तुमको विलयन भरा है, कॉपर का इलेक्ट्रोड भी हो तुम्हारा ये हो जाएगा। तो इस प्रकार आपको एक विलयन बना के दिखा देना है। तो आपको 2 नंबर का क्वेश्चन आए या 5 नंबर का क्वेश्चन है, अगर आप इतना लिख देंगे तो आपको पर्याप्त नंबर मिल जाएंगे, क्योंकि क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा कि इलेक्ट्रोड विभव से आप क्या समझते हैं, इलेक्ट्रोड विभव को प्रभावित करने वाले कारक को समझाइए तथा मानक इलेक्ट्रोड विभव की परिभाषा दीजिए। तो हमने आपको इलेक्ट्रोड विभव और इलेक्ट्रोड विभव को प्रभावित करने वाले कारक की जो वीडियो है, पिछली वीडियो हमने आपको बताया था, तो उस चैनल पर जाकर के आप उस वीडियो को ज़रूर देखें, क्योंकि हमने कक्षा 12 की केमिस्ट्री की प्लेलिस्ट बना दिया है। तो वहाँ पर जाकर के इस वीडियो को अवश्य देखें, तो जिससे आपका एक लॉन्ग क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। तो चैप्टर 3 का अगला टॉपिक है आपका विद्युत रासायनिक श्रेणी इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, विद्युत रासायनिक श्रेणी जिसको बोलते हैं ECS। तो इसकी भी डेफिनेशन आपको आती है कि क्वेश्चन आता है विद्युत रासायनिक श्रेणी से आप क्या समझते हैं, इसके प्रमुख लक्षणों या विशेषताओं का वर्णन कीजिए। तो हम आपको विद्युत रासायनिक श्रेणी को समझाएंगे और इससे संबंधित जो मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है उनको भी बताने वाले हैं। तो वीडियो को बिना स्किप किए हुए अंत तक अवश्य देखें। तो विद्युत रासायनिक श्रेणी विभिन्न धातुओं को उनके मानक इलेक्ट्रोड विभव या मानक अपचयन विभव के बढ़ते हुए क्रम में रखने पर जो श्रेणी प्राप्त होती है उसे विद्युत रासायनिक श्रेणी कहते हैं। मतलब जो तुम्हारे विभिन्न धातुएं हैं उनको हमने क्या किया, मानक इलेक्ट्रोड विभव या मानक अपचयन विभव, या तो उनको कहें मानक इलेक्ट्रोड विभव कहें या मानक अपचयन विभव के बढ़ते क्रम में रखें। मतलब कि जिस धातु का पहले मानक इलेक्ट्रोड विभव कम है उसको पहले रखें,
फिर जिस धातु का मानक इलेक्ट्रॉन विभव उससे अधिक है उसको उसमें मतलब कि बढ़ते हुए क्रम में लिखें। पहले जिस धातु का मानक इलेक्ट्रॉन विभव सबसे कम है उसको, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, मतलब तो सबसे बाद में उस धातु को हमको रखना है जिसका मानक इलेक्ट्रॉन विभव या अपचयन विभव क्या हो सबसे अधिक हो। तो वही तुम्हारी जब हम क्रम में रखते हैं तो जो श्रेणी हमको प्राप्त होती है उसे ही हम कहते हैं विद्युत रासायनिक श्रेणी। तो बिल्कुल सिंपल सी डिफिनेशन है। तो कह रहा विभिन्न धातुओं को उनके मानक इलेक्ट्रॉन विभव या मानक अपचयन विभव के बढ़ते हुए क्रम में रखने पर जो श्रेणी प्राप्त होती है उसे विद्युत रासायनिक श्रेणी कहते हैं। तो अब देख लेते हैं कि तुम्हारी श्रेणी होती क्या है। तो आपकी ये श्रेणी होती है इलेक्ट्रोड अभिक्रिया या अर्धशैल अभिक्रिया, मानक इलेक्ट्रोड विभव या मानक अपचयन विभव। तो दोस्तों आपको ये जो रिएक्शन दिखाई गई हैं ये इनको नहीं याद रखना है, बस आपको ये याद रखना है ये वाले पॉइंट कि लिथियम के बाद आता है पोटेशियम, फिर बेरियम, फिर स्ट्रांसियम, फिर कैल्शियम, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, मैग्नीज, फिर जिंक आता है, फिर क्रोमियम, फिर आयरन, फिर कैडमियम, कोबाल्ट, निकिल, टिन, पीबी का मतलब लेड। तो यहाँ तक आपको याद रखना है। उसके बाद में आता था हाइड्रोजन, फिर हाइड्रोजन के नीचे आपका आता है कॉपर, Hg पारा हो गया, Ag तुम्हारा चांदी हो गई, Pt प्लेटिनम, Au सोना हो गया। तो ये आपको याद रखना है ना, आपको इनसे भी मतलब नहीं। जो इनका ये होता है कि अपचयन विभव कितना होता है, अगर आपको याद करना हो तो याद कर सकते हैं, बट आपको ये जरूर पूरी सीरीज याद होनी चाहिए। इसको सीरीज का जो याद करने का तरीका होता है वो होता है लीक, LIK। पहले देखो समझना जरा, यहाँ पे लीक बासर, लीक कितना हो गया बासर, का मतलब यहाँ का नहीं मतलब के नहीं बोला, सी मतलब का ना मग, ना NA मग, MG अल AL, यानी कि लीक बासर का ना मग अल मन, जन कर फेंक दो। यहाँ पे DCO को साथ में ले लीजिएगा, मतलब कि लीक बासर का ना मग अल मंजन कर फेंक दो। यहाँ तक बन गया, फेंक दो। नीचे सन की PB, या ना नीचे SN सन की हो गया, PB तुम्हारा हो गया लेड। तो इतनी सीरीज आपकी हो गई हाइड्रोजन की ऊपर की, क्योंकि इसी से आपको इसके लक्षण लिखने होती हैं। तो आपकी जो सीरीज बनेगी लिथियम यानी लीक, लिथियम, पोटेशियम, बासर से बनेगा बेरियम, स्ट्रांसियम, का से बन जाएगा कैल्शियम, ना मग सोडियम और मैग्नीज, अल से बन जाएगा एल्युमिनियम, Mn मतलब मन जन, तो मन से बन जाएगा तुम्हारा मैग्नीज, जन से बन जाएगा जिंक। कर फेंक दो, तो कर से बन जाएगा क्रोमियम, फेंक मतलब आयरन, CD कैडमियम, कोबाल्ट, निकिल, टिन, PB। फिर आ जाए हाइड्रोजन, तो इसको पढ़ते हैं हैलो कु हाजी AG पंडित आओ। लास्ट में पूरा तुम्हारा जो है हाइड्रोजन के नीचे हैलो कु मतलब कि कु Cu कॉपर, हाजी मतलब Hg पारा, AG मतलब सिल्वर मतलब चांदी जोड़ी, Pt प्लेटिनम और Au सोना हो गया। तो इस प्रकार आपकी विद्युत रासायनिक श्रेणी तैयार हो जाती है। तो पेपर में अगर क्वेश्चन आता है तो आपको सीरीज बना देनी है, और ये आपको कहीं ये याद करने हो तो इनको कुछ याद कर लो, उसके हिसाब से आपको घटते क्रम में लिखने चले जाना है, आपकी सीरीज बन के तैयार हो जाएगी पूरी। तो इस प्रकार आपकी विद्युत रासायनिक श्रेणी क्या होती है हमने आपको सीरीज भी बता दिया। तो ये आपको क्वेश्चन को कंप्लीट करना है। आप देख लेते हैं इसके लक्षण। तो विद्युत रासायनिक श्रेणी की विशेषताएं, नंबर 1 पॉइंट है विद्युत रासायनिक श्रेणी में जब इलेक्ट्रोड अभिक्रियाएं ऑक्सीकरण की होती हैं, मतलब कि तुम्हारी जो इलेक्ट्रोड अभिक्रिया है वो किसकी ऑक्सीकरण की होती है, तो इलेक्ट्रोड विभव को ऑक्सीकरण विभव कहते हैं। बिल्कुल सिंपल पॉइंट है कि जब हमारी विद्युत रासायनिक श्रेणी है उसमें इलेक्ट्रोड अभिक्रियाएं ऑक्सीकरण की होती हैं तो इलेक्ट्रोड विभव को ऑक्सीकरण विभव कहते हैं। और इसका उल्टा जब इलेक्ट्रोड अभिक्रियाएं अपचयन की होती हैं तो इलेक्ट्रोड विभव को अपचयन विभव कहते हैं। बस इतनी सिंपल डेफिनेशन है। और तो आपको अगर पेपर में तो इतना ही पॉइंट लिख दो को मान्य होगा। अब इसके आगे और समझाया गया है कि मानक अपचयन विभव और मानक ऑक्सीकरण विभव का संख्यात्मक मान समान होता है किंतु चिन्ह विपरीत होते हैं, मतलब जो मान है वो सेम होंगे। अब इसमें प्लस हो सकता है तो इसमें माइनस भी हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर 2 अपचयन विभव है ना, एक है ऑक्सीकरण विभव और एक है तुम्हारा अपचयन विभव, जिसमें केवल चिन्हों का डिफरेंस होता है। अब यहाँ जैसे दिखाया गया है तो जैसे लिखने की जरूरत है नहीं, यहाँ पे आपको लिखना हो तो लिख सकते हैं देख करके कैसे इसमें समझाया गया है कि मानक अपचयन विभव -2.7 है और मानक ऑक्सीकरण होगा प्लस का 2 पॉइंट। तो देखो यहाँ पे चिन्हों का केवल विपरीत भेदभाव है और मान क्या है सेम है, यानी संख्यात्मक मान तुम्हारे सेम आएंगे। अगला पॉइंट है पॉइंट नंबर 2 तुम्हारा कि विद्युत रासायनिक श्रेणी में धातुओं को उनके मानक इलेक्ट्रोड विभव के बढ़ते हुए क्रम में रखा गया है। तो हमने आपको ये पहले डेफिनेशन बताई थी कि विद्युत रासायनिक श्रेणी में धातुओं को मानक इलेक्ट्रोड विभव या मानक अपचयन विभव के बढ़ते हुए क्रम में लिखा गया है, वही लिखा गया यहाँ पे।
जिसमें हाइड्रोजन के मानक इलेक्ट्रोड विभव का मान 0 वोल्ट, मतलब जो हाइड्रोजन वाला है उसका 0 होगा, तथा हाइड्रोजन के ऊपर स्थित धातुओं के मानक इलेक्ट्रोड विभव का मान ऋणात्मक होता है। जो हाइड्रोजन के ऊपर थे उनका देखो, अभी हमने आपको सही दिखाया, तो हाइड्रोजन के ऊपर थे ऋणात्मक और हाइड्रोजन से नीचे स्थित धातुओं के मानक इलेक्ट्रोड विभव का मान धनात्मक होता है। तो बिल्कुल सिंपल सा पॉइंट है कि हाइड्रोजन का 0, हाइड्रोजन के ऊपर तुम्हारा ऋणात्मक, हाइड्रोजन के नीचे जो होते हैं उनका मान धनात्मक होता है। तो बिल्कुल सिंपल सा पॉइंट है, ये भी आपको हमेशा के लिए ज़्यादा रहेगा, हमारी ऐसी उम्मीद है आपसे। तो अगला पॉइंट है पॉइंट नंबर 3, जिस धातु का मानक इलेक्ट्रोड विभव जितना अधिक ऋणात्मक होता है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जिस धातु का मानक इलेक्ट्रोड विभव जितना अधिक ऋणात्मक होता है उसमें इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति उतनी ही अधिक होती है। मतलब कि जिसका तुमने सबसे पहले हमको लीक मतलब लिथियम बेरियम पढ़ाया आपको, तो लिथियम जो धातु है सबसे अधिक ऋणात्मक उसका इलेक्ट्रोड विभव होगा, तो उसमें इलेक्ट्रॉन जो त्यागने की प्रवृत्ति है वो सबसे अधिक होगी, और इस प्रकार की धातुएं अपेक्षाकृत अधिक क्रियाशील व सक्रिय होती हैं। तो हम आपको एक पॉइंट और बता दें कि जो हाइड्रोजन के ऊपर स्थित धातुएं होती हैं वो सबसे जल्दी क्रिया करती हैं, और जो हाइड्रोजन से नीचे आपको बताया हमने वहाँ पे जो सीरीज में दिखाई थी वो कम क्रियाशील होती हैं। तो ये भी आपको पॉइंट याद रखना है। अब देखते हैं अगला पॉइंट। तो पॉइंट नंबर 4, वे धातुएं जो विद्युत रासायनिक श्रेणी में हाइड्रोजन से ऊपर स्थित हैं वे हाइड्रोजन से अधिक प्रबल अपचायक होती हैं, जो हमने आपको वे पॉइंट बताया था, और इनके मानक अपचयन विभव ऋणात्मक होते हैं। यानी हाइड्रोजन से ऊपर स्थित जो धातुएं होती हैं वो प्रबल अपचायक होती हैं और इनके मानक अपचयन विभव ऋणात्मक होते हैं, जो हमने आपको पॉइंट पहले बता दिया था। अगला 5वां पॉइंट है कि वे धातुएं जो विद्युत रासायनिक श्रेणी में हाइड्रोजन से नीचे स्थित हैं वे हाइड्रोजन से दुर्बल अपचायक होती हैं और इनके मानक अपचयन विभव धनात्मक होते हैं। ये भी हमने आपको अभी पॉइंट बता दिया था। अब दोनों का सारांश तुमको ये लिखा कि अतः विद्युत रासायनिक श्रेणी में ऊपर से नीचे की ओर जाने पर धातुओं की अपचायक क्षमता घटती है। अगर चौथा पॉइंट और 5वां पॉइंट को मिलाते हैं तो हमको निष्कर्ष मिलता है कि विद्युत रासायनिक श्रेणी में ऊपर से नीचे, मतलब ऊपर से नीचे को हम जाते हैं तो धातुओं की जो अपचायक क्षमता होती है, अपचायक क्षमता वो क्या होती है, घटती है, मतलब इलेक्ट्रॉन त्यागने की क्षमता घटती है। ये इसका मतलब ये हुआ। अगला पॉइंट तुम्हारा पॉइंट नंबर 6 है, जिस धातु का मानक इलेक्ट्रोड विभव जितना अधिक ऋणात्मक होता है वह धातु उतनी ही अधिक प्रबल अपचायक होती है। तो इसका पॉइंट अभी हमने आपको बताया था पॉइंट नंबर किस में, पॉइंट नंबर 3 में, वही पॉइंट लिखा था, बस यहाँ पे थ्योरी थोड़ी चेंज कर दी गई। उतनी ही अधिक प्रबल अपचायक होती है, मतलब उसमें अधिक इलेक्ट्रॉन त्यागने की क्षमता होती है। अपचायक मतलब इलेक्ट्रॉन त्यागना। तथा जिस धातु का मानक अपचयन विभव जितना अधिक धनात्मक होता है वह धातु उतनी ही अधिक ऑक्सीकारक होती है। ऑक्सीकारक मतलब होता है इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की क्षमता। तो आपको इसका जो सिंपल सा फंडा है ये है कि हाइड्रोजन से ऊपर स्थित धातुएं जो होती है ना वो इलेक्ट्रॉन त्यागने में प्रबल सक्षम होती हैं, और जो हाइड्रोजन से नीचे धातुएं होती हैं वो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने में सक्षम होती हैं प्रबल रूप से। ये आपका मेन निष्कर्ष निकलता है आकर के। तो लिखा अतः विद्युत रासायनिक श्रेणी में ऊपर से नीचे की ओर जाने पर धातुओं की ऑक्सीकरण क्षमता बढ़ती है। तो ये दोनों पॉइंट आपको याद रखने हैं कि अपचायक क्षमता घटती है और ऑक्सीकरण क्षमता बढ़ती है। जब यानी कि सीरीज में हम ऊपर से नीचे की ओर जाते हैं। अगला पॉइंट है पॉइंट नंबर 7, विद्युत रासायनिक श्रेणी में धातुओं का धन विद्युतीय लक्षण ऊपर से नीचे की ओर जाने पर घटता है। मतलब जो धन विद्युतीय लक्षण है तुम्हारा वो विद्युत रासायनिक में ऊपर से नीचे जाने पर घटता है। तो ये भी बिल्कुल सिंपल सा पॉइंट है। अगला पॉइंट है पॉइंट नंबर 8, विद्युत रासायनिक श्रेणी में धातु ऑक्साइडों का स्थायित्व धातु के धन विद्युतीय लक्षणों पर निर्भर करता है। मतलब जो धातु ऑक्साइडों का स्थायित्व है, स्टेबिलिटी, वो तुम्हारा किस पर निर्भर करता है, धन विद्युतीय लक्षण पर निर्भर करता है। अर्थात धातु के धन विद्युतीय लक्षण घटने के साथ साथ उनके धात्विक ऑक्साइडों का स्थायित्व घटता है। अगर धातु का तुम्हारा धन विद्युतीय जो लक्षण है वो घट रहा है तो जो तुम्हारी स्टेबिलिटी है धात्विक ऑक्साइड की वो भी क्या होगी, घटेगी। अगला पॉइंट है पॉइंट नंबर 9, विद्युत रासायनिक श्रेणी में जैसे जैसे मानक इलेक्ट्रोड विभव का ऋणात्मक मान घटता है, और तुम्हारा जो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री सीरीज है उसमें जैसे जैसे मानक इलेक्ट्रोड विभव का ऋणात्मक मान घटता है धातुओं की जल से क्रियाशीलता भी घटती है। मतलब जो धातुएं जल से क्रिया कम करने लगती हैं। जैसे सोडियम धातु ठंडे जल से क्रिया कर लेती है क्योंकि सोडियम, जबकि मैग्नीशियम धातु गर्म जल से, तथा आयरन जो तुम्हारा भाप से क्रिया करती है। यही इसका कारण है तुम्हारा। तो मेन पॉइंट आपको बस याद रखना है। यहाँ पे एग्जाम्पल भी आप दिखा सकते हैं, यहाँ पर दिखा गया। अगला पॉइंट देख लेते हैं पॉइंट नंबर 10। तो पॉइंट नंबर 10 है आपका, विद्युत रासायनिक श्रेणी में प्रत्येक धातु अपने
से नीचे स्थित धातुओं को उनके लवणों के जलीय विलयन से विस्थापित कर देती है। मतलब कि एक धातु है और उसी धातु उसके नीचे की धातु को कोई विलयन है, तो जो विलयन है तो क्या करेगा, उसमें जो धातु है वो अपने से जो नीचे धातु वाले उसको क्या होगा, विस्थापित कर देगी। क्योंकि विद्युत रासायनिक श्रेणी में ऊपर से नीचे की ओर जाने पर धातुओं की क्रियाशीलता घटती है। तो इसका मतलब ये होगा कि जो धातु जितने ही ऊपर होगी वो उतनी ही क्रियाशील होती है। अगला पॉइंट देख लेते हैं, अंतिम पॉइंट नंबर 11। विद्युत रासायनिक श्रेणी में हाइड्रोजन से ऊपर स्थित सभी धातुएं तनु अम्लों से क्रिया करके हाइड्रोजन गैस मुक्त करती हैं। मतलब कि जो हाइड्रोजन से ऊपर है वो हाइड्रोजन से क्रिया यानी कि धातुएं अम्लों से क्रिया करके हाइड्रोजन गैस मुक्त करती हैं, मतलब निकालती हैं। जबकि विद्युत रासायनिक श्रेणी में हाइड्रोजन से नीचे स्थित धातुएं तन अम्लों से क्रिया करके हाइड्रोजन गैस मुक्त नहीं करती हैं। मतलब कि इसका सारांश ये निकला कि जो धातुएं हाइड्रोजन से ऊपर हैं वो अम्लों से क्रिया करके हाइड्रोजन गैस तो आपको देंगी, बट इसका विपरीत है, जब हाइड्रोजन से नीचे जो धातुएं हैं वो अम्लों से क्रिया करके हाइड्रोजन गैस मुक्त नहीं करती हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी? अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट करें। साथ ही इस वीडियो को अपने सभी फ्रेंड्स ग्रुप में अवश्य शेयर करें जिससे उनकी भी हेल्प हो सके। तो इसी प्रकार की वीडियो पाने के लिए यदि आप इस चैनल पर पहली बार आए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे इसी प्रकार की वीडियो आपको मिलती रहे और आपकी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन निरंतर तरीके से होती रहे। तो थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको इस वीडियो की PDF फाइल चाहिए तो आप में टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप नंबर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, पर कमेंट करके आप हमसे PDF फाइल ले सकते हैं। तो धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।